नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं आचार्य अभिषेक एक बार फिर एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब तक आपको बीओ की क्लासेस जा रही थी। अभी साइंस का आपका डेमो भी हो चुका है प्यारे बच्चों। अभी भी जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9415800659 BEO पर। और अब तक जो चीज़ें आपको बताई गई थी ब्लड चैप्टर से सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपका जो डेमो दिया गया था वो डेमो जो था ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पे था। आगे और भी डेमो क्लासेस जाएंगी आपकी। आपने वीडियो को जो प्यार दिया है उसके लिए आप लोगों को हृदय से आभार। आज जो क्लासेस कराई गई हैं बीओ के जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर। हम एक एक प्रश्न को देखेंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं, जो प्रश्न करते समय कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बताया जाएगा यहाँ पे। और भी उसको क्लियर करना चाहते हैं तो जो वीडियो डाले गए हैं उससे संबंधित उस पर आप जाके देख सकते हैं। हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। सारे प्रश्न उस टॉपिक से मिल जाएंगे जो आपके रिकॉर्डेड वीडियो गए हैं आपके पास, जो डेमो में गए हैं। एक भी प्रश्न उससे बाहर का नहीं आ रहा है। और ये प्रश्न हमने नहीं बनाए, ये आयोग से बने हुए हैं। नहीं, आप समझे कि खुद ही बना के दिए होंगे। आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो PCS IAS में पूछे गए हैं, तो उसके बारे में आप देखिए कि कैसे कैसे आसानी से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है कि किस वर्ग ग्रुप का रक्त सार्वत्रिक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता आदाता से संबंधित है। कभी कभी आदाता, आ का मतलब मना, किसी चीज को मना करना, दाता का मतलब देने से। तो प्रश्न के अगर लैंग्वेज बहुत सरल भाषा में समझे तो वह कौन से ग्रुप का ब्लड है जो किसी को रक्त नहीं देता है, तो वो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? डी। आंसर क्या होगा? AB। रक्त समूह ब्लड ग्रुप का वीडियो डाला गया था, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को देता नहीं सिर्फ लेता है, तो वो कौन सा है बच्चों? AB। रक्त समूह कौन सा? 4 बताए गए थे, A, B, AB और O, जिसमें O को यूनिवर्सल डोनर और AB को यूनिवर्सल रिसिप्टर बोलते थे, एक्सेप्टर भी बोलेंगे। तो ये खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने की थी। कब की थी? 1900 में। और दूसरा RS फैक्टर की खोज की गई थी 1940 में, जिनके साथ कार्ल लैंडस्टीनर साहब के साथ बीनर साहब भी थे। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन नहीं करती हैं क्योंकि इनमें नहीं होता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बच्चे, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। लाल रक्त कोशिकाओं में श्वसन नहीं करती हैं। प्रश्न है RBC सेल श्वसन की क्रिया नहीं करती हैं, उसका कारण क्या है? तो RBC में आपका आंसर क्या होगा? RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसलिए वह श्वसन क्रिया नहीं करती हैं। आगे आपको बताया जाएगा कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ही वो ऑर्गन है जिसमें श्वसन क्रिया होती है और जिसके कारण हमें 36 ATP ऊर्जा मिलती है बच्चों, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य संपन्न करते हैं। जब यह ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल में नहीं रहेगा तो श्वसन क्रिया कैसे हो सकती है? तो वो श्वसन क्रिया किसके है? माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। और RBC सेल में क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसलिए इससे श्वसन RBC सेल श्वसन क्रिया नहीं करती हैं। अगला है हमारा प्रश्न, जब रक्त वाहिकाओं में बहता रक्त का थक्का नहीं बनता है, असफल रहता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है, तो रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का नहीं बनना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना। जैसे ये मान लेते हैं कोई आर्टरी या वेन है जिसमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, अब ये जम जाएगा। अगर ब्लड यहाँ किसी तरीके से क्लॉट हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवरोध हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो सकता है? अवरोध हो सकता है।
तो अवरोध हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो ब्लड तो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो इसी ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम कौन करता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन करता है। कौन सा प्रोटीन करता है? हिपैरिन करता है। कौन सा है? हिपैरिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है? रोक देता है। सारे क्वेश्चन बताए गए हुए हैं। अभी भी जो बच्चे नहीं जुड़े हैं एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर जुड़ जाएं। हम आपकी सफलता को लेकर पूरी तरीके से समर्पित हैं। आप भी अपना समर्पण दिखाएं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, आप जवाब देंगे। हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु है, कई बार बताया जा चुका है। कौन सी धातु है? आयरन। कौन सी धातु है? आयरन। कौन सी धातु पाई जाती है? तो बताया गया था आयरन पाया जाता है। आयरन जो होता है ये पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी सेल में पाया जाता है। ये अगर आरबीसी सेल है तो इसी के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो फेरस। तो आपका आंसर हो जाएगा आयरन। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जीवन चक्र या जीवन की अवधि क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसकी अवधि क्या है? 120 डेज। कितने दिन है? 120 दिन बाद। 120 दिन के बाद ये सेल्स क्या होती हैं? लीवर और स्प्लीन में जाके डेड हो जाती हैं। इसलिए स्प्लीन को, और स्प्लीन ऑप्शन नहीं होता तो लीवर को हम क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। किसका? आरबीसी। आरबीसी का डेथ होने का मतलब आरबीसी जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन से जो बना है उसी का क्या हो जाना? ब्रेक डाउन हो जाना। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, मानव रक्त में अगला प्रश्न है, मानव रक्त में पीएच मान, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होता है? मानव में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? 7.4 होता है। और ये किसके कारण होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट ब्लड में कहाँ पाया जाता है? तो प्लाज्मा वाले भाग में पाया जाता है। ये सारी चीजें लेक्चर में बताई जा चुकी है डिटेल में। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है? ये प्रश्न है। ये जानना चाह रहा है प्रश्न में कि ब्लड क्लॉटिंग में हमने सुना होगा कौन सा आयन होता है, कौन से सेल भाग लेती हैं, कौन सा विटामिन भाग लेता है। अब प्रश्न पूछ रहा है कौन सा एंजाइम भाग लेता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस एंजाइम की युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है? तो आंसर है पेप्सिन। बहुत ही क्वेश्चन है, सुंदर है, पूछा जा चुका है एमपीपीसीएस में भी। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, किस क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत ऑक्सीजन युक्त अथवा अनऑक्सीकृत रक्त मिश्रित होते हैं अथवा पाए जाते हैं? कहने का मतलब इसमें आपका जो प्रश्न है, कशेरुकी का मतलब वर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, तो उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड दोनों आपस में क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं। मतलब वह कौन सा जीव है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त ब्लड आपस में मिले होते हैं? तो उसका आंसर होगा उभयचर, रेप्टाइल्स। उभयचर जो होते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त वाले ब्लड आपस में क्या होते हैं? आपस में मिले हुए होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग आ जाएं और प्रश्न को करें हम। बहुत ही अच्छे से प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? कई बार बताया गया है आपको, तो कौन है?
कार्लैंड स्टीनर एवं बीनर, कार्लैंड स्टीनर एवं बीनर साहब ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की, तो ब्लड ग्रुप की। और ये सन क्या था? 1900 में। कुछ किताबों में 1900 दिया जाता है, 1902 ईस्वी में, लेकिन सही आंसर क्या वहां है? 1900। क्या होता है यदि एक व्यक्ति जो रक्त के असंगत गलत रूप को, क्या होता है एक व्यक्ति जो रक्त के असंगत गलत रूप को प्राप्त करता है अथवा लेता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न को समझे, क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न में है अगर कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है और वो गलती से बी आले का ले ले तो क्या हो जाएगा, जबकि ए आला ले सकता है किससे? ए से या ओ से। तो सभी धमनियां सिकुड़ जाएंगी, सभी धमनियां प्रसारित होकर फैल जाएंगी, लाल रक्त कोशिकाओं का संयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल रक्त कोशिकाओं का संयोजन हो जाएगा। बताया गया है कि आरबीसी सेल्स आपस में क्या होती है? चिपक जाती हैं। शब्द RH फैक्टर संदर्भित है रीसस फैक्टर, रियूमाटॉइड फैक्टर, वृक्क फैक्टर, इसको किडनी का, रोहेम्बिक फैक्टर, कई बार बताया गया है। इसका बहुत ही सुंदर प्रश्न है, कौन सा है? रीसस प्रजाति का बंदर जिसका पूरा वैज्ञानिक नाम है मेकाका रीसस, जो कहाँ पाया जाता था? युगांडा में। अगला प्रश्न आप देखिए, आपके सामने आ रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? संख्या पूछा गया है, क्या होती है संख्या? तो 5.5 मिलियन लाख होती है लगभग। इसको जब हम पढ़ते हैं तो 54 लाख भी कहते हैं। अगला है प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न, रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा है? थक्का रोधी मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है बच्चों, तो कौन सा? अभी भी बताया गया था, वह एक प्रकार का प्रोटीन है और उसका नाम क्या है? हिपैरिन। बहुत ही सुंदर जवाब, बहुत से बच्चे अच्छा जवाब भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव रक्त में लाल रंग का कारक है। मानव रक्त में लाल रंग का कारक कौन सा है? कई बार बताया गया है, हीमोग्लोबिन। किसके कारण लाल रंग होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को किससे डिनोट करते हैं? Hb से। और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनता है HbO2। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं आपका हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की क्रिया, जिसके कारण ब्लड का रंग क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? रेड। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, ऊंची जगहों अथवा ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर में लाल रक्त कण होंगे, आकार में बढ़ेंगे। क्या होगा आंसर? आकार में बढ़ेंगे, आकार में घटेंगे, संख्या में बढ़ेंगे, संख्या में घटेंगे। बहुत सुंदर जवाब बताया जा चुका है। ऊंचाई बढ़ने पर आरबीसी के काउंट क्या होती है? संख्या में बढ़ जाती है। लाल रक्त कण जो रोगों अथवा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का निर्माण करते हैं वो क्या हैं? लाल रक्त कण जो रोगों अथवा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का निर्माण करते हैं वो कौन सा है? तो प्रतिरोधक का निर्माण जो करते हैं आरबीसी में वो कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा ल्यूकोसाइट। क्या हैं? ल्यूकोसाइट सेल हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, बोन मैरो। किसमें किया जाता है? बोन मैरो में। इसको भी बताया गया है, कौन सा बोन मैरो होगा? अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रहा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? टिश्यू का उदाहरण है, पहले ही बताया गया है। कौन है? रक्त, ब्लड क्या है? फ्लूइड लिक्विड मटेरियल, फ्लूइड लिक्विड टिश्यू है, या इसी को बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक।
तो ब्लड किसका उदाहरण है बच्चों? तो ब्लड किसका उदाहरण है? टिश्यू का। क्वेश्चन नंबर 19, हीमोग्लोबिन का मुख्य निर्माण करता या निर्माणक है? निर्माण करता या निर्माणक है? तो क्या है निर्माणक? इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर बताइए बच्चों। इसका आंसर है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी सेल में ही क्या पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आरबीसी। हीमोग्लोबिन का मुख्य निर्माण करता या निर्माणक कौन है? आरबीसी। यहां पर एक नया प्रश्न आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए लिखा है, सार्वत्रिक प्रदाता अथवा सार्वभौमिक दाता वर्ग समूह वाले जन अथवा मानव हैं। यूनिवर्सल डोनर की बात यहां पूछा जा रहा है। किसका प्रश्न पूछा जा रहा है? यूनिवर्सल डोनर की। और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो आपको पता है ओ। क्योंकि सिंपल प्रश्न पूछा है जो इसमें बारे में बताया गया था, ORH निगेटिव, ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रक्त में उपस्थित तत्व है, अभी अभी बताया गया है, कौन सा तत्व है? आयरन। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, इसका आंसर बताएं। AB रक्त समूह के व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? इसको बोलते हैं, अभी बताया गया था, AB वाले को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये सभी से ले सकता है, कोई भी समूह का। A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है, और किससे ले सकता है? O से। सभी से ले सकता है। सारी चीजें बताई गई हुई हैं, सारी चीजें लेक्चर में हैं, आप इसको देख सकते हैं, खुद ही इसको समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो आ रहा है 23। निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के जमने अथवा थक्का निर्माण के लिए आवश्यक होती है? निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के जमने अथवा थक्का निर्माण के लिए आवश्यक होती है? कई बार बताया गया प्लेटलेट, इसी का दूसरा नाम क्या है? थ्रम्बोसाइट। क्या बताया गया बच्चों? थ्रम्बोसाइट इसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, निम्न में से कौन शीत रक्तकारी प्राणी है? तो शीत रक्तकारी का मतलब यह होता है कि ऐसे जीव जो वातावरण के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को बदलते रहते हैं, और उसमें कौन सा हो जाएगा आपका? कछुआ, टर्टल। ये क्या है? शीत रक्त का है। एक गर्म रक्तकारी प्राणी कौन सा है? तो गर्म रक्तकारी प्राणी जो क्या है, जिनका गर्मी या टेम्परेचर से नहीं, इनका ब्लड का टेम्परेचर एक निश्चित होता है, जैसे हमारा कितना है? 36 टेम्परेचर होना चाहिए। उसी तरीके से जो ऐसे गर्म वालों को हमको किस में रखा जाएगा? मनुष्य को। तो इसको गर्म वाले में ही रखा जाएगा, क्योंकि इनका वातावरण के हिसाब से टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। तो कैंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़, या इसी को बैट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जो ये प्रश्न है कि मानव के लिए सामान्य शर्करा स्तर मात्रा क्या होनी चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न बताया गया है, कल ही बताए थे आपको इसका आंसर, कि जो ब्लड बहता है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये ग्लूकोज को अणुओं को भी आपस में लेके क्या करता है? जोड़ता रहता है, आपस में ग्लूकोज के अणुओं को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कल जितना ही हमारा ब्लड प्रेशर होता है ब्लड में, उतना ही ग्लूकोज की मात्रा होती है, बस दोनों का मात्रक अलग अलग है। 120 से 80 mmHg जो होता है ब्लड प्रेशर होता है, और इतना ही ग्लूकोज की मात्रा भी होती है 120 से 80 जो होता है ग्राम प्रति डेसीलीटर, इसमें जो लगा रहता है डेसीलीटर, ये जो यूनिट है, यही जो इसमें इसके ब्लड प्रेशर को क्या करती है? अलग करती है। ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें क्या लिखा होता है? Hg। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 120 से 150, क्योंकि 80 का कोई ऑप्शन नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है, बहुत से बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बच्चों, गजब, मजा आ गया, आज तो आप लोगों ने कहर ढा दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में बी लिम्फोसाइट क्या लिखा है? बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षा रोग निरोधक नाशक शक्ति कहलाती है। जीवाणुओं द्वारा सुरक्षा, प्रात उपार्जित प्रतिरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा। आंसर क्या होगा बच्चों? कोशिकीय प्रतिरक्षा। कल ही इसको बताया गया था कि जो WBC सेल होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट होती है, दूसरी होती है ग्रेन्युलोसाइट। एक ग्रेन्युलोसाइट जिसकी कोशिका में प्रोटीन के चमकदार कण नहीं पाए जाते हैं। जब नहीं पाए जाएंगे तो एक ग्रेन्युलोसाइट कणिका विहीन कहलाती है। और ये दो तरीके की सेल होती है, एक होती है मोनोसाइट और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट भी दो तरीके की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सेल है तो कोशिकीय प्रतिरक्षा। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी माता पिता जोड़े में एक व्यक्ति का रक्त समूह AB हो तथा अन्य का O है तो उनके संतानों में किस रक्त समूह के होने की संभावना है? कल ही बताया गया है ब्लड ग्रुप निकालना। आज वो प्रश्न भी आपके सामने है। मान लेते हैं माता का ब्लड ग्रुप AB है जो जोड़े के रूप में है, पिता का O है। एक और हम बताए थे जो ट्रिक, एक ब्लड ग्रुप वो जोड़ लेते हैं। अब देखेंगे क्रॉस करके AO फिर B से BO और क्या आएगा BO। इसकी डिटेल जानकारी वीडियो में है, लेक्चर में, ब्लड ग्रुप में देख लीजिएगा। तो यहां से जो निकल के आ रहा है A अथवा B, ऑप्शन देखते हैं कौन होगा फर्स्ट। या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप A होगा या तो क्या होगा B। अगला प्रश्न है 29 वाला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति के उपवास में 100 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 100 ग्राम प्रति डेसीलीटर आ गया प्रश्न, फिर से वही रिपीटेड है कि रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा, वही क्या बताया गया था 120 से 140 ये होता है। अभी जो इसका एग्जैक्ट होता है 120 से 80 होता है, लेकिन इस तरीके का ऑप्शन नहीं है तो हम कौन सा मान सकते हैं? इस हिसाब से हमारा आंसर C सही है, जो क्या करेगा वेरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही जी प्रश्न आपके सामने है बच्चों। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र या उपकरण कहलाता है। रक्त दाब लिखा है, वायु दाब नहीं लिखा है। वायु दाब मापने का यंत्र होता है बैरोमीटर, ये रक्त दाब है तो रक्त दाब के लिए क्या हो जाएगा आंसर? स्फेग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 आगे देखते हैं। हमारे पास जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। मजा आ गया बच्चों इस प्रश्न को देख के और आप लोगों के उत्साह को, जो लगातार आप हमको नंबर 1 पर रखे हुए हैं SP शुक्ला एजुकेट चैनल को। उच्च रक्तचाप शब्द का उपयोग के लिए होता है हृदय गति दर बढ़ने के लिए, हृदय गति दर घटने के लिए, रक्त में कमी, रक्त दाब में वृद्धि। बहुत ही प्रश्न अच्छा है। उच्च रक्तचाप पूछ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर शब्द का उपयोग किसके लिए रहता है? हृदय की गति दर बढ़ने के लिए। जी नहीं, रक्त दाब में वृद्धि। आंसर क्या होगा? रक्त दाब में वृद्धि, इसी को क्या कहते हैं? रक्तदाब में वृद्धि को ही क्या बोलते हैं? उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर। मनुष्य के रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा है ग्लूकोज, इसे क्या कहते हैं? ये किसको? शरीर का ईंधन भी कहते हैं, बॉडी का फ्यूल भी कहते हैं। शरीर का ईंधन है, फ्यूल है, यही ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 जो किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है और हमें क्या देता है? 36 ATP ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 33 में
ग्लेसीमिया, हाइपोग्लेसीमिया, हाइपोग्लेसीमिया, हाइपोग्लेसीमिया का संदर्भ है रक्त में उच्च लवणता सांद्रता, उच्च में रक्त शर्करा स्तर, उच्च रक्तचाप, रक्त में निम्न शर्करा स्तर, रक्त में निम्न रक्त शर्करा स्तर या ग्लूकोज की मात्रा को कम होने को हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं। डायबिटीज भी दो तरीके का होता है, डायबिटीज भी दो तरीके का होता है, एक होता है मेलिटस और एक होता है आपका, फर्स्ट है मेलिटस और दूसरा जो डायबिटीज है वो क्या है, हाइपोग्लिसीमिया, जिसमें मेलिटस भी दो तरीके का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। निम्न में से सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, कोलेस्ट्रॉल को हम क्या बोलते हैं, लिपिड प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपिड प्लस प्रोटीन भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है लिपिड प्रोटीन भी किसको कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल भी दो तरीके के होते हैं, एक हाई डेंसिटी एक लो डेंसिटी। और हमारे शरीर के लिए कौन सा अच्छा है? हाई डेंसिटी। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की थी? किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की थी? तो ये वैज्ञानिक कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की थी। जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ रक्त में एकत्रित हो जाते हैं तो कौन सा अंग कार्य नहीं करता? तो नाइट्रोजन के जमने से कौन सा कार्य नहीं करता? किडनी। कौन सा नहीं करता है? किडनी नहीं करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न 37, ऑक्सीकृत रक्त यकृत तक कौन सी रक्त नलिका लेके जाती है? इसका सीधा क्वेश्चन अगर पूछे सरल भाषा में तो प्रश्न है आपका कि वह कौन सी आपकी धमनी है या नलिका डक्ट है जो ऑक्सीजन वाला रक्त लीवर तक ले जाती है, तो उसका नाम है हिपैटिक धमनी। हिपैटिक का मतलब लीवर से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी है वह किस व्यक्ति को आसानी से रक्तदान कर सकता है? एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह क्या है? बी है, तो इसको बताए थे रक्तदान बी वाला चार्ट में देखिए किसको दे सकता है? बी को दे सकता है। और किसको दे सकता है? ए बी को। अगर रक्तदान कर रहा, अगर इसको रक्त लेना होता तो ये बी से लेता और किससे लेता? ओ से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कौन सा? अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त विनिमय द्वारा किसका हस्तांतरण होता है? तो रक्त के एक्सचेंज से पूछ रहा है प्रश्न कि कौन सी बीमारी होती है जो ब्लड से, एक आदमी का ब्लड दूसरे से मिल जाए और उस ब्लड के द्वारा वो डिजीज हो जाए, तो वो कौन सी डिजीज है? HIV। हीमेटोपोसिस कहाँ संपन्न होता है? तो हीमेटोपोसिस शब्द जो आया है इसका मतलब ये है कि जहां पर रक्त का निर्माण होता है, रक्त का, ब्लड का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण से संबंधित प्रश्न है ये, एक मेडिकल टर्म का है। ये कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, बोन मैरो में बताया जा चुका है। रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं? रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेनिया कहते हैं। अगर यही कहता कि संख्या में बढ़ने के जगह कमी कह देता तो प्रश्न का उत्तर हो जाता एनीमिया, लेकिन संख्या को बढ़ने को क्या कह रहा है? पॉलीसाइथेमिया। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, जिसे बोलते हैं एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा। अगर हम हृदय का इस तरीके से स्ट्रक्चर देखें, तो इस तरीके से हृदय का स्ट्रक्चर देखें
तो इसमें जो हमारी महाधमनी होती है, इसमें जो हमारी महाधमनी होती है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड में यहाँ पाई जाती है, जिसको बोलते हैं एरोटा। जब आगे पढ़ाएंगे तो इसमें क्लियर कर देंगे, अभी इतना ध्यान दीजिए। कहाँ पाई जाती है? तो लेफ्ट साइड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी ये हो चुका है, इसका आंसर हो चुका है महाधमनी। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसको बता चुके हैं अभी ही। हीमोग्लोबिन जो एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है, जिसमें कौन सी धातु पाई जाती है? फेरस। सार्वभौमिक दाता कौन सा रक्त समूह होता है? यूनिवर्सल डोनर की बात की जा रही है, बताया जा चुका है कौन सा है? ओ। 45 निम्न में से हीमोफीलिया के लक्षण हैं, निम्न में से हीमोफीलिया के लक्षण हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? रक्त का थक्का न बनना, रतौंधी, हीमोग्लोबिन की कमी, बताया जा चुका है, वीडियो में देखें। निम्न में से किस हीमोग्लोबिन से बंधुता ज्यादा रहती है? ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कार्बन मोनोऑक्साइड से आपको बताए थे। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, ये दो चीजों से बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। और हीम आले में पाए जाते हैं फेरस के 4 एटम। कितने पाए जाते हैं? 4 एटम पाए जाते हैं। और ये चारों अपने साथ साथ एक एक ऑक्सीजन को जोड़ते हैं और बनाते हैं HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। लेकिन बच्चों, जब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो इसी को बोल देते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और दम घुटने लगता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने आ रहा है 47। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके सामने। हृदय में संकुचन को किस नाम से जाना जा रहा है? इसके इंग्लिश को पूछ रहा है, किसको बोलते हैं? सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब ही होता है संकुचन, डायसिस्टोल और सिस्टोल। निम्न में से कौन रक्त संचरण में मदद करता है? एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो रक्त का थक्के के लिए है। मोनोसाइट सेल सबसे बड़ी सेल होती है, और लिम्फोसाइट ये कौन सी सेल है जो सुरक्षा का काम करती हैं। रक्त संचरण की मदद कौन करता है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी जो गैसों के सर्कुलेशन को, हार्मोन एंजाइम को क्या करता है? ले जाने का कार्य करता है। इरिथ्रोसाइट का ही दूसरा नाम क्या है? आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्न में से कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त के थक्का बनाने के लिए जरूरी है? अभी बताए हैं तुरंत ही नीचे। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, या इसी का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्वेश्चन नंबर 50। कौन सी रक्त कणिकाएं बीमारी के खिलाफ प्रतिरोध करने में मदद करती हैं? तो कौन सी हैं? यहां पर देखिए तो कौन सी होंगी? ल्यूकोसाइट सेल। कौन सी सेल है? बताया जा चुका है ल्यूकोसाइट। क्वेश्चन नंबर 51। शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? तो कौन सा अंग हो जाएगा? हृदय। ये भी कॉमन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन रक्तदाब से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है। कौन सा कूप रक्तदाब से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? अधिवृक्क, या इसी को बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, जिससे हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन, या इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन, जो हृदय धड़कन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये आपकी एक प्रकार की धमनी है, सारी एक प्रकार की ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, टोपी स्ट्रक्चर में। अगला प्रश्न का जवाब देते हैं। किस प्राणी में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो हीमोसील में पाया जाता है। कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ओपन।
सिलेंट्रा में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न 54 नंबर देखते हैं। 54 में है रक्त का द्रवित भाग जिसमें कणिकाएं पाई जाती हैं कहलाती हैं सीरम। आंसर क्या होगा? सीरम किससे बनता है? जब ब्लड आले भाग में से प्लाज्मा प्रोटीन माइनस कर देते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन माइनस कर देते हैं तो जो निकल के आता है स्कल्टू में उसी को क्या बोल देते हैं? सीरम। जिसमें क्या पाई जाती हैं? जिसमें क्या पाया जाता है? सीरम, जिसमें कणिकाएं आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सारी चीजें पाई जाती हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? यूपीपीसीएस में पूछा गया 2017 में, बहुत ही इजी क्वेश्चन। कौन सा फलों में पाई जाती है? फ्रक्टोज। लैक्टोज किस में पाई जाती है? दूध में। माल्टोज किस में पाया जाता है? अनाज में। अगला प्रश्न आपके सामने है 56 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दूध का निष्कासन सुमेलित नहीं है दिया है। तो इंसुलिन क्या करता है? शुगर, ब्लड कंट्रोल, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन, गैस्ट्रेसिन, ये आपका जो है ये सुमेलित नहीं है, ये रक्तचाप का नियंत्रण नहीं करती। 57 क्वेश्चन मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में अक्षम है, सही है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, ए आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर का स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन आंसर क्या होगा? बी। ये भी सही है, सेलुलोज हम नहीं पाचन नहीं करते। हम किसका पाचन करते हैं मित्रों? हम किसका पाचन करते हैं? तो हमारे बॉडी में सेलुलोज का ना होके किसका होता है? स्टार्च का। तो ये सही है कि पाचन में अक्षम है। और मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम कौन है? डायस्टेज। से ये भी सही है, दोनों अपनी जगह पे सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 सुई चुभोने पर निम्नलिखित अंगों में किसमें दर्द महसूस नहीं होता? तो किसमें नहीं होता है? मस्तिष्क में। आयोडीन की कमी से बहुत ही आसान क्वेश्चन, घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? कई बार बताया जा चुका है, इसको आंसर आपको क्या हो जाएगा? विटामिन के। ईसीजी किसके कार्य को दर्शाता है? ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किससे संबंधित है? हृदय से। और ये हम देखते हैं एक स्क्रीन पे जिसमें हृदय धड़कन को ग्राफीय रूप में नियंत्रण दिखाया जाता है, यही क्या है? ईसीजी। रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे देखिए ये ब्लड है, नलिकाओं में ब्लड बह रहा है। अब ये क्या कह रहा है? त्रिज्या मतलब इसका डायामीटर कम हो जाए तो P बराबर क्या होता है? M/V। जब व्यास कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। भाई अगर यही कम हो जाएगा और कम हो गया आयतन तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है मनुष्य के शरीर में पर्याप्त मात्रा से रक्त की आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्केमिया। क्या कहते हैं? शरीर में पर्याप्त मात्रा से रक्त की आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्केमिया टर्म है। RH कारक क्या दर्शाता है? तो ये क्या है? रीसस से संबंधित है, रीसस बंदर से। सामान्य रक्तदाब क्या होता है? तो बताए थे 120 से 80 mmHg होता है।
तो कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए 65 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसकी मदद से होता है? कई बार दे बता चुके हैं इसका जवाब। किसके मदद से होता है? इरिथ्रोसाइट या आरबीसी से होता है। किससे होता है? इरिथ्रोसाइट या आरबीसी से। बताए थे कि हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन से मिलके बना होता है। हीम वाले भाग में फेरस के कितने होते हैं? 4 एटम पाए जाते हैं और यही चारों एटम अपने साथ वायुमंडल से क्या जोड़ते हैं? ऑक्सीजन जोड़ते हैं और यही ऑक्सीजन जोड़ के परिवहन होता है, उसी को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बताया जा चुका है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। रक्त दाब उच्च होता है आलिंद में, धमनी में, सिरा में, निलय में। तो आलिंद निलय हृदय के भाग हैं। जिसका व्यास त्रिज्या कम होगी उसी में ब्लड प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। तो सिराओं का व्यास ज़्यादा होता है तो उसमें उच्च रक्तचाप नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टरी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। कौन सी रक्त कोशिकाएं वृक्क तक रक्त ले जाती हैं? कहने का मतलब किडनी तक ब्लड को सप्लाई करने वाली कौन सी कैपिलरी हैं? तो कौन सा हो जाएगी? फेफड़ों की धमनी, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 69 कौन सी नलिका रक्त को फेफड़ों तक ऑक्सीकरण के लिए ले जाती है? तो यहाँ प्रश्न क्या है? रक्त को फेफड़ों तक, यहाँ क्या था? वृक्क तक। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? लंग्स की हो जाएगी। यहाँ पे पहले आने का हो जाएगा, इसका आंसर सी नहीं होगा, ए होगा, गुर्दे की धमनी। इसकी क्या होगी? फेफड़ों की धमनी। क्योंकि जो वृक्क होता है इसका नाम है किडनी। वृक्क को ही क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। और किडनी को ही गुर्दा भी कहा जाता है और फेफड़े को कहते हैं पल्मोनरी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्न में से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्लीहा को। प्लीहा एक अंग है जो लीवर के साथ क्या होता है? लगा होता है, छोटा सा। लाल रक्त कणिकाओं की अनुमानित जीवन काल कितनी होती है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितना होगा यहाँ पे आंसर? 100 to 120 डेज। 100 to 120 डेज। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न किससे हो रहे हैं? जो लेक्चर दिया गया है, एक बार देख के आप आजमा सकते हैं। तो ये जो आपको कराया गया है, ये जो लेक्चर दिए जा चुके थे हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का, उस पर आधारित प्रश्न थे। आप इन प्रश्नों को देखें, उसको समझें और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आचार्य अभिषेक उसको फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और मैं एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप वीडियो को लगातार प्यार दिए हैं बच्चों, और जो बनाए हुए हैं, जिससे हमारा मनोबल बना हुआ है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके समझ प्रस्तुत होऊंगा एसपी शुक्ला एडुकेट चैनल पर। धन्यवाद।